एक तरफ बीजेपी 400 पार का दावा कर रही है, लोकसभा के अंदर 400 सीट जीतेंगे। लेकिन आज राज्यसभा चुनाव के लिए जो कुछ हो रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर, सबसे मजबूत गढ़ उत्तर प्रदेश बीजेपी का, वहां पर जो कुछ हो रहा है, अगर आप उसको डिटेल में देख लेंगे, समझ लेंगे, तो 400 पार का दावा धरा का धरा नजर आता है। एक्सपोज हो जाता है 400 पार का दावा। उत्तर प्रदेश में 7 सीटें बीजेपी राज्यसभा की आसानी से जीत सकती थी, नंबर थे बीजेपी के पास में। लेकिन बीजेपी ने जानबूझ करके 8 उम्मीदवार उतार दिए और 8वें उम्मीदवार को जिताने के लिए बीजेपी को 8 विधायकों की जरूरत थी। और उसके लिए किस तरह की तोड़फोड़, किस तरह से विधायकों की दल बदली इस वक्त में चल रही है, यह पूरा खेल वाकई बीजेपी को एक्सपोज कर देता है। समाजवादी पार्टी 3 सीट आसानी से जीत सकती थी, बीजेपी 7 सीटें आसानी से जीत सकती थी, लेकिन बीजेपी ने 8 उम्मीदवार उतार दिए और अब समाजवादी पार्टी के खाते में जो तीसरी सीट जा रही थी, वो सीट इस वक्त में फंस गई है। किस तरह से पूरा यह प्रकरण हुआ है, मैं आपको एक एक करके डिटेल में बताऊंगा, और कौन कौन से विधायक जो कह रहे हैं कि हमारी अंतरात्मा जाग गई है। अब उनकी अंतरात्मा क्या है? चीफ विप को इस्तीफा दिलवा दिया गया है, चीफ विप ने इस्तीफा दे दिया है। ये चीफ विप का मतलब क्या होता है और चीफ विप के इस्तीफे का मतलब क्या है, इसको डिटेल में समझना जरूरी है। लेकिन सबसे पहले अखिलेश यादव का बयान देख लीजिए। अखिलेश यादव ने कहा कि राज्यसभा चुनाव में वोट लेने के लिए भाजपा ने सब कुछ किया है। जो लोग गए हैं उनमें सरकार के खिलाफ खड़े होने का साहस नहीं रहा होगा। कार्रवाई जरूर होगी, क्योंकि हमारे साथियों का मानना है कि ऐसे लोगों को दूर कर देना चाहिए। समाजवादी पार्टी के विधान मंडल के मुख्य सचेतक मनोज पांडे के इस्तीफे पर उन्होंने कहा कि अभी तक वे कद्दावर नेता लग रहे थे, लेकिन वो कद्दावर नेता निकले नहीं। एक बड़ी खबर मैं आगे आपको यह भी बताऊंगा कि सोनिया गांधी जिस सीट से लड़ती रही, उत्तर प्रदेश के रायबरेली से, रायबरेली में अब मनोज पांडे को उम्मीदवार बनाया जा सकता है 2024 के चुनाव के लिए, लोकसभा चुनाव के लिए। तो बीजेपी किस तरह से खेल करती है, और बीजेपी जयंत चौधरी को जो अपने साथ लेकर के आई, तो जयंत चौधरी को केवल लोकसभा के लिए नहीं बल्कि राज्यसभा के लिए भी, और किस तरह से बीजेपी ने जयंत चौधरी के नाम का पेच फंसा करके रखा। अभी तक जयंत चौधरी की ऑफिशियल ज्वाइनिंग बीजेपी ने नहीं कराई है। सबसे पहले जरा आप अखिलेश यादव का बयान समझ लीजिए, सुन लीजिए, और फिर उसके बाद में डिटेल में मैं इस पर एक एक करके पर दर परत पूरी परतें जो है खोलने का काम करूंगा। पहले अखिलेश यादव का बयान सुनिए। कार्रवाई निश्चित होगी, क्योंकि पार्टी के जितने भी हमारे साथी हैं उनका मानना है कि ऐसे लोगों को दूर कर दीजिए। मनोज पांडे आपकी पार्टी के कद्दावर नेता थे, उनके इस्तीफे पर जाएंगे। अभी तक तो कद्दावर नेता लग रहे थे, लेकिन कद्दावर नेता निकले नहीं, ये बात समझ में आ गई। पल्लवी पटेल, मैंने आपसे कहा कि सरकार के खिलाफ वोट डालने में साहस की जरूरत है, साहस की जरूरत है। पल्लवी पटेल अब वो नहीं दिया होगा वोट, अभी तक नहीं आई है, तो वो जाने, क्योंकि उनकी वे क्या बोला था अभी आप, अंतरात्मा से। तो मैं किसी की अंतरात्मा के बारे में नहीं जानता हूँ। आपकी रात्रि भोज में ये जो 8 लोग, अंतरात्मा के बारे में किसी के नहीं मैं जानता हूँ। आपके रात्रि भोज में जो 8 लोग नहीं आए, तो आपको अनुमान था कि कोई बात नहीं। जब जो भोज में नहीं आए, चर्चाएं आपके माध्यम से भी थी, चर्चाएं और तरह से भी थी। अब उन बातों को आप बेहतर समझते होंगे कि कोई क्यों चला गया, किसी को सिक्योरिटी की जरूरत रही होगी, किसी को धमकाया गया होगा कि आपके मुकदमे पुराने हैं, आपका इतना रिकॉर्ड अच्छा नहीं है, आपको ये लाभ दे दिया जाएगा। सुनने में तो बहुत कुछ चीजें आ रही हैं, सुनने में तो पैकेज के बारे में भी आ रही हैं। वो बात समझ में नहीं आ रही कि वो पैकेज छोटा था कि पैकेज बड़ा था। अखिलेश यादव के इस बयान से बहुत कुछ साफ हो जाता है। मतलब कि अब अंदर खाने अखिलेश यादव भी इस बात को समझ चुके हैं कि जो चले गए हैं उनको वापसी नहीं लाया जा सकता है। और इस वक्त में जब तक ये वीडियो मैं रिकॉर्ड करके आप तक पहुंचा रहा हूं, करीब 7 विधायक समाजवादी पार्टी के क्रॉस वोट कर चुके हैं। लेकिन इस सब से बचने के लिए और समाजवादी पार्टी उस पर कार्रवाई करके, उन 7 विधायकों पर कार्रवाई करके उन्हें अयोग्य ठहराए, इसके लिए सबसे पहले जो सबसे बड़ी जड़ होती है
उसी को निकाल करके साइड में कर दिया गया। मनोज पांडे समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता अखिलेश यादव के करीबी जो कि चीफ व्हिप बनाए गए थे, उनका इस्तीफा करवा दिया गया। अभी चीफ व्हिप का मतलब क्या होता है जरा मैं आपको समझा देता हूं। चीफ व्हिप का मतलब एक तरह से आप ये समझिए कि क्लास के अंदर जिस तरह से मॉनिटर होता है उसी तरह से चीफ व्हिप का भी एक कार्य है। मैं आपको आसान भाषा में समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जैसे मॉनिटर को ये दिशा निर्देश दे दिया जाए कि आपको जब टीचर नहीं है तो आपकी जिम्मेदारी है और आप ही सब कुछ हैं और आपको ही तय करना है कि कौन बच्चा शरारत कर रहा है, कौन बच्चा पढ़ रहा है, और अगर कोई शरारत कर रहा है तो उसका नाम लिख करके दे देना, फिर बाद में उसके ऊपर कार्रवाई हो जाएगी। इसी तरह से चीफ व्हिप का काम यही होता है कि पार्टी के विधायकों को पार्टी की लाइन लिख करके दे कि पार्टी की लाइन यह है कि आपको जया बच्चन और आलोक रंजन समेत जो 3 हमारे कैंडिडेट हैं उन्हीं को केवल वोट करना है। अगर और इसके अलावा किसी और को दूसरे को वोट किया तो आपके ऊपर कार्रवाई हो जाएगी। यह काम होता है चीफ व्हिप का। लेकिन चीफ व्हिप को ही इस्तीफा दिलवा दिया गया, मतलब कि क्लास के मॉनिटर को ही क्लास से बाहर करवा दिया गया। अब क्लास का मॉनिटर ही क्लास के अंदर नहीं है तो क्लास में कौन झगड़ा कर रहा है, कौन गपबाजी कर रहा है, कौन पढ़ाई कर रहा है, यह टीचर को कौन बताएगा। तो यानी जो मूल जड़ थी, जो मूल चीज थी, उसी को निकाल करके आपने साइड में कर दिया। मनोज पांडे का इस्तीफा अपने आप में यह बताने के लिए काफी है कि मनोज पांडे को किस तरह से बीजेपी ने इस पूरे प्रकरण के अंदर अपने सहूलियत के लिए इस्तेमाल किया है। और मनोज पांडे, राकेश सिंह, ये वो विधायक है, और अभय सिंह ये वो विधायक हैं जो मुख्यमंत्री से मिल चुके हैं या मिलने जा रहे हैं दोबारा से। तो ये सारा जो है इस वक्त में उत्तर प्रदेश में 5 कालिदास मार्ग और पंचम तल जो कि मुख्यमंत्री का ऑफिस है और मुख्यमंत्री का घर है, उसके इर्द गिर्द ये सारी राजनीति इस वक्त में चल रही है। उसके इर्द गिर्द ये सारा ताना बाना इस वक्त में बुना जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि मनोज पांडे वो कद्दावर नेता हैं जो 2019 की लहर के अंदर भी, या माफ कीजिए 2019 नहीं 2022 विधायक है वो। तो वो विधायक हैं जो लहर के विपरीत भी समाजवादी पार्टी से जीत करके आते रहे हैं। लेकिन अब मनोज पांडे को यह बताया जा रहा है कि सोनिया गांधी चूंकि राज्यसभा जा चुकी है, प्रियंका गांधी की एंट्री होने वाली है, और प्रियंका गांधी की एंट्री से पहले ही मनोज पांडे की एंट्री करा दी गई ताकि प्रियंका गांधी के ऊपर एक पहले से प्रेशर बनाया जाए कि अगर आप आएंगी तो आपको भी राहुल गांधी की तरह से अमेठी जैसे हराया वैसे ही आपको भी हरा देंगे और आपकी राजनीति शुरू होने से पहले खत्म हो जाएगी। क्योंकि प्रियंका गांधी अभी तक ना विधायक का चुनाव लड़ी है, ना राज्यसभा में, ना लोकसभा में, कहीं पर नहीं है। वो पार्टी के अंदर का काम देखती रही है। तो अब सवाल यही है कि क्या वाकई ये प्रियंका गांधी को अब उत्तर प्रदेश से बाहर करने की सारी कवायद है? और इसके साथ साथ ये केवल समाजवादी पार्टी पर झटका नहीं, बल्कि समाजवादी पार्टी के साथ साथ कांग्रेस के ऊपर। देखिए, नरेंद्र मोदी जी नारा देते रहे कांग्रेस मुक्त भारत। कांग्रेस मुक्त भारत ना हुआ था, ना शायद संभव है, लेकिन अब पूरा फोकस ये है कि कांग्रेस मुक्त उत्तर प्रदेश हो जाए। कांग्रेस की इस वक्त में लोकसभा के अंदर सिर्फ एक सीट है उत्तर प्रदेश में, सोनिया गांधी की सीट, रायबरेली की सीट। सोनिया गांधी कह चुकी हैं कि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, वो वहां से चुनाव शायद नहीं लड़ पाएंगी, और इसलिए उन्होंने भावनात्मक तौर पर अपनी एक चिट्ठी लिख करके संदेश भी दे दिया। अब यही उम्मीद है कि सोनिया गांधी की जगह पर प्रियंका गांधी को वहां से लड़ाया जाए। लेकिन वहीं से रायबरेली की सीट ऊंचाहार की सीट है, ऊंचाहार विधानसभा है। ऊंचाहार विधानसभा से लड़कर के जो है वो चुनाव जीतते रहे हैं मनोज पांडे, और मनोज पांडे को अपने साथ में कर लिया है। और मनोज पांडे को बीजेपी 2024 के लोकसभा चुनाव के अंदर रायबरेली से उम्मीदवार बना सकती है। तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या उत्तर प्रदेश को समाजवादी पार्टी के साथ साथ कांग्रेस में भी एक झटका देने की तैयारी बीजेपी के अंदर खाने इस वक्त में चल रही है, और उत्तर प्रदेश को कांग्रेस मुक्त करने की तैयारी चल रही है।
तो ये बड़ा सवाल है इस वक्त में। और मैं आपको कुछ डिटेल जो है वो आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि इस वक्त में किस तरह से पूरा प्रकरण हुआ है। और ये आप देखिए आरएलडी के 9 विधायक हैं जो इस वक्त में संजय सेठ के साथ में खड़े हैं। आरएलडी के 9 विधायक हैं, 4 इस तरफ है और 5 इस तरफ है, और बीच में जो व्यक्ति खड़ा है वो संजय सेठ है। संजय सेठ केवल नाम के सेठ नहीं है, संजय सेठ जो वाकई सेठ कहे जाते हैं, धन्ना सेठ, वो धन्ना सेठ है। एक पैसे वाली पार्टी है, बहुत रसूखदार पार्टी है, करोड़ों रुपए की संपत्ति है, और अनऑफिशियल तौर पर तो कितनी होती है कुछ कहा नहीं जा सकता। रियल एस्टेट के बहुत बड़े कारोबारी हैं। 2019 से पहले समाजवादी पार्टी के नेता रहे, लेकिन 2019 के बाद में वही अंतरात्मा और वही वॉशिंग मशीन और वो सब कुछ, और उसके बाद में बीजेपी में चले गए। और बीजेपी ने अब सेठ को, संजय सेठ को वो 8वां उम्मीदवार बना दिया, 8वां उम्मीदवार बना दिया। और इस वक्त में ये 9 विधायक आरएलडी के, जयंत चौधरी के, ये जयंत चौधरी के विधायक जो खड़े हुए हैं संजय सेठ के इर्द गिर्द, और संजय सेठ के इर्द गिर्द खड़े होकर के वो इस बात को बता रहे हैं कि हम संजय सेठ को ही वोट डाल करके आए हैं। सोचिए कि एक तरफ देश के अंदर किसान आंदोलन चल रहा है। कल ही पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर किसानों ने सांकेतिक रूप से सड़कों पर उतर करके ट्रैक्टर के द्वारा हाईवे को जाम करने का काम किया, और किसानों की एक बड़ी पार्टी और किसानों के एक बड़े नेता के तौर पर और किसानों के नाम पर भारत रत्न का सम्मान देकर के चौधरी चरण सिंह जी को नरेंद्र मोदी जी वो वाहवाही करते रहे। और जयंत चौधरी, अभी तक जयंत चौधरी वो आधिकारिक तौर पर बीजेपी में एनडीए के अंदर शामिल नहीं हो पाए हैं। तो इस बात को कुछ ऐसे समझिए आप कि बीजेपी किस तरह से बारीकी के साथ में पीसती है, बहुत बारीकी के साथ में। देखिए, जयंत चौधरी को केवल और केवल लोकसभा के लिए नहीं बल्कि राज्यसभा के लिए भी अपने पाले में किया गया है, ताकि एक सीट राज्यसभा की वो हमारे पाले में आ सके। अगर जयंत चौधरी नहीं आते, अगर 7 विधायक समाजवादी पार्टी के क्रॉस वोटिंग नहीं करते, तो मुमकिन ही नहीं था कि संजय सेठ जीत पाए। लेकिन संजय सेठ जीत गए हैं, और ये संजय सेठ जीते हैं और संजय सेठ उतारे गए हैं। बताया ये जाता है कि ये उत्तर प्रदेश की राजनीति नहीं बल्कि ये दिल्ली की राजनीति के तहत हुआ है। और रायबरेली से मनोज पांडे को लड़ाया जाएगा, मनोज पांडे को रायबरेली से लेकर के आया जा रहा है। इसके पीछे भी योगी आदित्यनाथ 5 कालिदास मार्ग नहीं बल्कि 7 लोक कल्याण मार्ग है, यानी प्रधानमंत्री का आवास, मुख्यमंत्री की आवास पर नहीं बल्कि प्रधानमंत्री के आवास पर हो सकता है कि इसकी रणनीति रूपरेखा तैयार की गई हो। अब उससे बड़ा सवाल क्या है? उससे बड़ा सवाल यह है कि जिस तरह से यहां पर पहला जो टेस्ट लिया गया है संजय सेठ के जरिए जयंत चौधरी के 9 विधायकों का, तो क्या यह पुख्ता करने के लिए था कि जयंत चौधरी के साथ में विधायक हैं या नहीं है? और इसीलिए जयंत चौधरी को अभी तक स्टैंड बाई पर रखा हुआ था कि आप स्टैंड बाई पर रहिए, जब जरूरत होगी तब एंट्री होगी। और जरूरत कब होगी? जब आप जरूरत पूरा कर देंगे, और अगर आप जरूरत पूरा नहीं कर सकते तो फिर आपकी जरूरत नहीं है। और जरूरत आज लग रहा है कि पूरी कर दी गई है। आज पहली जरूरत जो बीजेपी को थी संजय सेठ को राज्यसभा में लाने के लिए, वो जरूरत पूरी हो गई है। तो इस वक्त में ये चल रहा है। और इसके बाद में मैं आपको थोड़ा डिटेल में इस खबर के अगर हम जाते हैं तो आलोक रंजन जो कि तीसरे उम्मीदवार हैं जिनकी सीट फंस गई है, आलोक रंजन अखिलेश यादव के करीबी हैं, उनको जिताने के लिए नरेश उत्तम पटेल जो कि समाजवादी पार्टी के बड़े नेता हैं, अध्यक्ष हैं उत्तर प्रदेश के, वो राजा भैया के घर पर गए, राजा भैया से मेल मुलाकात की। राजा भैया से मेल मुलाकात के बाद में उनकी तस्वीरें सामने आई, लेकिन राजा भैया अब कह रहे हैं कि हम बीजेपी के साथ हैं। कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है, हम बीजेपी के साथ हैं। सोचिए किस तरह से जो है वो राजनीति चल रही है। अब राजा भैया और उनके 2 विधायक वो बीजेपी को वोट करेंगे।
तो बीजेपी को जो कमी थी, उस कमी से जो है वो बीजेपी ऊपर जाकर के अब इस वक्त में राज्यसभा का खेल कर रही है। और राज्यसभा का एक खेल आप समझ लीजिए कि कैसे जो है हुआ है। 111 विधायक चाहिए थे 3 सांसद जिताने के लिए समाजवादी पार्टी को, 108 थे, 3 विधायकों की जरूरत थी, लेकिन आरएलडी के 9 चले गए, 7 विधायक क्रॉस वोटिंग कर दिया। तो इसका मतलब अब तीसरे विधायक की कहीं पर कोई गुंजाइश नहीं है। राकेश पांडे, राकेश सिंह और अभय सिंह, विनोद चतुर्वेदी, मनोज पांडे ये मुख्यमंत्री से मिल चुके हैं। और राकेश पांडे कौन है मैं आपको बता दूं, राकेश पांडे रितेश पांडे के पिताजी हैं। कल ही मैंने आपको खबर दिखाई थी, परसों आपको खबर बताई थी मैंने आपको कि रितेश पांडे जो कि बीएसपी से सांसद थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ में लंच किया और उसके बाद में प्रधानमंत्री की पार्टी में ही चले गए, बीएसपी से इस्तीफा दे दिया। और अब उनके पिताजी जो कि समाजवादी पार्टी से विधायक थे वो भी चले गए। तो जो 400 सीट की जो बात कही जाती है, 400 सीट का जो नारा दिया जाता है, वो 400 सीट का नारा कितना सही है, कितना सच्चाई के जो है वो आसपास में है, कितना जो है वो जमीनी लेवल को जो है वो पुख्ता करता है, और कितना इस नारे के अंदर जो है वो हवा बनाने की कोशिश है। क्योंकि अगर 400 सीटों की बात है तो आप एक एक सीट के लिए इस तरह की तिकड़मबाजी नहीं करते, इस तरह से जो है वो तोड़ फोड़ या विधायकों की खरीद फरोख्त नहीं करते हैं। अब बताइए, ये जो कह रहे हैं कि अंतरात्मा जाग गई है, ये अंतरात्मा ऐसी जागती है या वाकई अंतरात्मा जो समाजवादी पार्टी की तरफ से अब खबरें आ रही हैं कि 50-50 करोड़ रुपए में एक एक विधायक जो है वो खरीदा गया है, या 50-50 करोड़ रुपए का एक एक विधायकों को ऑफर में दिया गया है। तो ये अंतरात्मा 50 करोड़ में हिल रही है, अंतरात्मा 50 करोड़ में बिकती है क्या, अंतरात्मा 50 करोड़ में जगती है क्या? और वैसे भी इस बात को जो है वो अभी कितनी पुख्ता तौर पर खबरें आएंगी, कितनी नहीं आएंगी, और कौन सामने आकर के बोल पाएगा, कौन नहीं बोल पाएगा, वो छोड़ दीजिए आप। लेकिन सवाल ये है कि जिस तरह से इन विधायकों ने पाला बदला है, ये विधायकों ने जो पाला बदला है, और चुनाव से पहले सब कुछ हुआ है, तो ये अपने आप से तो नहीं हुआ है। इसके पीछे किसी न किसी का जो है वो दिमाग है, किसी न किसी का सूटकेस है, तब जाकर के जो है वो अंतरात्मा के दरवाजे खुलते हैं। लेकिन 400 पार का जो आंकड़ा बीजेपी बार बार उछालती है, वो चंडीगढ़ में भी पता चल गया था, जब 8 पार्षदों को किस तरह से जो है वो अवैध घोषित करके अपना मेयर बनाया गया, और यहां पर कैसे विधायकों की क्रॉस वोटिंग करवा करके, विधायकों का चीफ विप का इस्तीफा करवा करके, ये अपने पाले में, अपने खाते में करवा करके ये जो जितवाया जा रहा है, ये उस 400 पार के नारे की पोल खोल देता है, धज्जियां उड़ा देता है। आप बताइए, आप इसको कैसे देखते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए, और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में जो बेल आइकन है घंटे, उसको जरूर दबाइए, ताकि जैसे ही कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, और इस खबर को शेयर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।